फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हम लोग जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज जो है 200 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं ना। तो इसकी मैंने 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अभी नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, पार्ट 3 है, इससे पहले 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए, नहीं देखे तो देख लेना। ओके, तो सभी अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के आपके अभी एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे वो रेलवे है, बिहार का फार्मासिस्ट का है, डीएसएसबी का है, आपका तमिलनाडु में, उत्तराखंड में, राजस्थान है ना, पंजाब, तो सभी जितने भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के डिफरेंट एग्जामिनेशन होते हैं, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बच्चों। इसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं इसमें क्वेश्चंस हम लोग। और अभी जो है फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है बच्चों, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है। ओके, तो एप्लीकेशन पे विजिट जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स, है ना। तो बच्चों, तो आपके इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं ना, तो इनका एक क्लासिफिकेशन आपको एक जो है फ्लो चार्ट बना हुआ है आपकी बुक में, है ना। तो ये इमल्सिफाइंग एजेंट्स का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन से आपके नेचुरल है, कौन से आपके सेमी सिंथेटिक होते हैं, फिर आपके सिंथेटिक होते हैं, है ना, सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो देखो, नेचुरल जो होते हैं बच्चों, नेचुरल वाला बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। तो नेचुरल में हमारे एक तो वेजिटेबल सोर्स वाले होते हैं, एक एनिमल सोर्स वाले होते हैं। तो एनिमल सोर्स वाले में मैंने आपको वेज से 3 ड्रग याद करा रखे, वूल फैट, एग योक और जिलेटिन होता है। और जो वेजिटेबल सोर्स वाले में आपने ऐसे याद कर रखा है, ताप सी से याद कर रखा है ना। तो इसमें हमारे कौन सा टर्कैंथ, अकेशिया, अगार, पैक्टिन, स्टार्च, आयरिस मोस, जो कॉन्ट्रस होता है, ये तो सारे नेचुरल हो गए। सेमी सिंथेटिक जो बच्चों होते हैं आपके, उसमें मिथाइल सेलुलोज आता है, सोडियम सीएमसी, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज आता है। ये आपके किस में आते हैं? सेमी सिंथेटिक में, है ना। सिंथेटिक में फिर आपके अनायनिक होते हैं, कटायनिक, ये सब आते हैं। उसके बाद एक इनऑर्गेनिक कैटेगरी आती है, ये इनऑर्गेनिक वाला भी अभी एक एग्जाम में पूछा हुआ था। तो आपका जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब इनऑर्गेनिक में आते हैं। ठीक है, फिर आपके अल्कोहल में कार्बोवैक्सिस वगैरह आ जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इनके बारे में। तो आपसे क्या पूछा है? एनिमल सोर्स वाला पूछा है ना बच्चों। तो एनिमल सोर्स में WEG, वूल फैट, एग योक और जिलेटिन। तो आपको ऑप्शन 3 में जिलेटिन दिया, तो करेक्ट आंसर बिल्कुल हो गया। नहीं तो स्पेसिफिक टेस्ट फॉर कार्डियोटोनिक डिजिटॉक्सोज के लिए कौन सा टेस्ट है बच्चों? डिजिटॉक्सोज के लिए ना। तो कार्डियोग्लाइकोसाइड के लिए मैंने आपको कौन कौन से टेस्ट बताए हैं। तो कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के हमारा लीगल टेस्ट, बालजे टेस्ट, रेमंड टेस्ट आता है, किड्स टेस्ट और किलर-किलियानी टेस्ट आता है। लेकिन ये तो सारे कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के, लेकिन स्पेशली डिजिटॉक्सोज की जब आप बात करोगे ना, तो आपने किलर-किलियानी टेस्ट को टिक करना है बच्चों। किलर-किलियानी टेस्ट कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? हमें ऑप्शन 4 में दे रखे हैं। बाकी ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट मैंने आपको किसके लिए बताया? एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट पढ़े थे ना, तो वहाँ पर आपने मेयर्स टेस्ट पढ़ा था, है ना, ड्रैगन ड्रोफ पढ़ा था, वैगनार और हैगर्स पढ़ा था। हैगर्स में पिक्रिक एसिड के साथ येलो कलर आपने देखा, पिक्रिक एसिड होता है येलो कलर देता है ना। मेयर्स में पोटाशियम मरकरी आयोडाइड, और इसमें कौन सा था? ये क्रीम कलर। ड्रैगन ड्रोफ में पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड, और इसमें क्या था? रेडिश ब्राउन कलर था। और वैगनार को वाई पाई से याद कर, आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड होता है, और इसमें भी रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं, है ना। तो ड्रैगन ड्रॉफ तो वहाँ आ गया, यहाँ पर नहीं आएगा। रुदीनियम टेस्ट, देखो बच्चों, जिस ड्रग में म्यूसिलेज प्रेजेंट है ना, म्यूसिलेज वाली ड्रग क्या करती है? रुदीनियम रेड के साथ में पिंक कलर देती है। जिस ड्रग में म्यूसिलेज प्रेजेंट है वो रुदीनियम रेड के साथ में पिंक कलर देगी, याद रखना। ठीक है, तो रुदीनियम टेस्ट, जैसे कि आपका ईसबगोल है, रुदीनियम रेड के साथ पिंक कलर, क्योंकि उसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट है। साल्कोस्की टेस्ट आपका स्टीरॉइड्स के लिए, ट्राइटरपिनोइड्स के लिए जब आप बात करते हो टेस्ट की, तो आपका लेबर में बरकार्ड टेस्ट आता है, साल्कोस्की टेस्ट आता है। ओके, तो ये वहाँ पर पढ़ोगे स्टीरॉइड्स के केस में। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 4। डिजीज कोज बाय ट्रिपनोमा पैलिडम, तो ट्रिपनोमा पैलिडम जो होता है बच्चों, ये हमारा कौन सा डिजीज कोज कराता है? जो आपकी सिफिलिस होती है ना, सिफिलिस जो होती है बच्चों, ये हमारी एस्टडीज में आती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और इसका कोस्ट ऑर्गेनिज्म हमने STP से याद कर रखा, सिफिलिस का ट्रिपनोमा पैलिडियम होता है ना बच्चों। तो एक टाइप का स्पायरोचीट बैक्टीरिया होता है। कैसा? स्पायरोचीट मतलब स्पायरल बैक्टीरिया होता है आपका, जो ट्रिपनोमा पैलिडियम सिफिलिस कोज कराता है। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो गया इसका ने। तो सिफिलिस के बारे में और भी लिख रखा है भाई, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, प्लेसेंटा के थ्रू भी ट्रांसमिट होता है बच्चों ये, है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। ओके, बाकी इसको प्रिवेंट करने के लिए पेनिसिलिन दी जाती है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ड्रग यूटिलाइजिंग ऑर्गन ऑफ सेंसेस नोन एज, तो इसे क्या कहोगे? स्टडी ऑफ ड्रग यूटिलाइजिंग ऑर्गन, सेंस ऑर्गन्स, जैसे आप किसी ड्रग को स्मेल करके, है ना, तो आप उसको देख के, उसको टच करके ड्रग को बता पा रहे हो ना, उसको स्टडी कर पा रहे हो। तो ये जो स्टडी है यूटिलाइजिंग ऑर्गन ऑफ सेंस, तो इसे क्या कहोगे? माइक्रोस्कोपिक कहोगे, ऑर्गेनोलैप्टिक, केमिकल या फिजिकल। तो ये आपका ऑर्गेनोलैप्टिक एवेल्युएशन में आता है। किस में आता है? ऑर्गेनोलैप्टिक में।
ऑर्गेनोलेप्टिक आएगा इसका। देखो ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में कहते हैं मीनिंग द स्टडी ऑफ ड्रग यूजिंग ऑर्गन ऑफ सेंस, सेंस ऑर्गन को यूज करके ड्रग की स्टडी करते हैं ना। तो बच्चों ये हमारा किस में आता है, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में आता है। इट रेफर्स टू मेथड ऑफ एनालिसिस, जैसे कलर है ना, देख के बता दोगे कलर, ऑर्डर उसका स्मेल करके, टेस्ट से, साइज, शेप, स्पेशल फीचर जैसे टच, टेक्सचर। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड हैज़ साइड चेन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो बच्चों OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड में कौन सा आता है हमारा, जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो मैंने आपको कौन कौन से बताया, एक तो सीरीन बताया था, दूसरा थ्रियोनिन बताया था, और एक टायरोसिन भी होता है, टायरोसिन भी होता है, लेकिन आप इसको ना एरोमेटिक में कंसिडर कर लेते हो, एरोमेटिक अमीनो एसिड में आता है ये। ओके, तो यहाँ पर OH वाला आपका सीरीन दे रखा है आपको ऑप्शन 3 में। बाकी ग्लाइसिन की इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या क्वेश्चन बनता है, ऐसा अमीनो एसिड जिसमें कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है, कौन सा है, ग्लाइसिन है। ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड कौन सा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड कौन सा है भाई, क्या कहो, ग्लाइसिन है। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है, क्या कहो, ग्लाइसिन है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन वैसे ग्लाइसिन के बारे में पता लग गया, ल्यूसिन, लाइसिन, ये सारे जो है आपके, तो वेलाइन होता है, ल्यूसिन और लाइसिन, ये आपके ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेंट नार्कोटिक एनाल्जेसिक कौन सा है। तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक के बारे में भी क्वेश्चन बनता है, कौन सा नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। तो पापावरिन दिया आपको, नाइट्रिक्सोन दिया है, तो ये ओपियोइड एंटागनिस्ट में आपका नाइट्रिक्सोन, नैलोक्सोन, है ना। प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट जो होते हैं ना, प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट, इसमें नैलोक्सोन आता है बच्चों, नैलोक्सोन आता है, नाइट्रिक्सोन आता है, और नैल्मीफिन आता है, ये आपके प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट आते हैं। तो यहाँ पर पोटेंट नार्कोटिक एनाल्जेसिक में आपका मोर्फिन करेक्ट हो जाएगा। ओके, जैसे विच हार्मोन इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ब्लड का शुगर लेवल बढ़ा देगा इन रिस्पॉन्स टू हाइपोग्लाइसेमिया। बच्चों अगर हाइपोग्लाइसेमिया हो रखा है मतलब कि ग्लूकोज कम है, तो ग्लूकोज को बढ़ाएगा, कौन बढ़ाएगा ग्लूकोज को, ये बताना आप लोगों ने। ओके, ऑप्शंस में हमें इसमें थायरोक्सिन दे रखा है, ग्लूकागोन दे रखा है, इंसुलिन या कोर्टिसोन दे रखा है। देखो ग्लूकोज के लेवल को किसकी बात हो रही है बच्चों, बढ़ाने की बात हो रही है। तो हमारा इंसुलिन तो क्या करा रहा था, ये तो ग्लूकोज के लेवल को कम कराता है बच्चों, याद है ना आपको, ग्लूकोज को कम कराएगा। अब हाइपोग्लाइसीमिया के रेस्पॉन्स में जो ग्लूकोज को ज़्यादा कराने का काम आपका ग्लूकागोन का होता है, किसका होता है, ग्लूकागोन कराता है आपका ग्लूकोज के लेवल को ज़्यादा। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। ग्लूकागोन का इंसुलिन के ऑपोजिट काम है, ध्यान रखना। जैसा परमानेंट रेड कलर ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ द टाइट्रेशन वोलार्ड मेथड इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, देखो बच्चों ये वोलार्ड मेथड जो है आपका, मोर्स मेथड है, फेजांस मेथड, जो 3 मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। ठीक है, तो इनके देख लेना कौन से क्या इंडिकेटर है, इनका बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। तो परमानेंट रेड कलर ऑब्टेन होता है एट द एंड ऑफ टाइट्रेशन वोलार्ड मेथड, ये होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन की वजह से। तो इसमें क्या बनता है, फेरिक थायोसाइनेट बनता है बच्चों, क्या बनता है, फेरिक थायोसाइनेट की वजह से इसमें ये कलर आता है, कौन सा, रेड कलर, जो बता रहे हैं ना, ये फेरिक थायोसाइनेट की वजह से। देखो वोलार्ड मेथड में कह रहे हैं परमानेंट रेड कलर जो होता है टाइट्रेशन के एंड पे, वो आपका जो फेरिक थायोसाइनेट की वजह से आता है, इसका कॉम्प्लेक्स बनता है फेरिक थायोसाइनेट का, ये जो बता रखा है ना। तो इसमें कह रहे हैं इंडिकेटर जो होता है बच्चों हमारा, फेरिक आयन ही एज अ इंडिकेटर इसमें काम करता है। ओके, और एंड पॉइंट पे कह रहा है स्लाइट एक्सेस ऑफ थायोसाइनेट एडेड ड्यूरिंग द टाइट्रेशन रिएक्ट करेंगे फेरिक आयन टू फॉर्म रेड कलर कॉम्प्लेक्स फेरिक थायोसाइनेट। ओके, तो इसके एप्लीकेशन लिखे हुए हैं कि भाई आपका डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड आयंस के लिए बैक टाइट्रेशन, नहीं इसमें बैक टाइट्रेशन होता है, ध्यान रखना, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, और एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ध्यान रखना। टाइट्रेशन इज कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। अमंग द सरफेस एक्टिव एजेंट क्वाटनरी अमोनियम क्लोराइड इज कैटेगराइज्ड एज, क्वाटनरी अमोनियम क्लोराइड जो होता है बच्चों वो कौन सी कैटेगरी में आता है, वेटिंग एजेंट्स है, कटाइनिक एजेंट्स है, या फिर आपका इमल्सिफाइंग है, या अनायनिक है ना। तो क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं बच्चों, कटाइनिक होते हैं, कौन से होते हैं, कटाइनिक में आते हैं, ध्यान रखना। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कटाइनिक में आते हैं आपके क्वाटनरी जो अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं। ओके, तो क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड जो होते हैं कटाइनिक एजेंट होते हैं, ये हमने पढ़ लिया है, क्या होते हैं, कटाइनिक एजेंट्स होते हैं।
ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी डिजीज इन ह्यूमंस। तो रेस्पिरेटरी डिजीज में कौन सा आता है ये बताना। देखो डिप्थीरिया दिया है आपको, तो डिजीज के ऊपर मैंने आपसे बताया था भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल है, कौन सी वाटरबोर्न है, एयरबोर्न कौन सा है, रेस्पिरेटरी कौन सी है, मतलब सारा आपको पता होना चाहिए। तो रेस्पिरेटरी में देखो डिप्थीरिया है, कोलेरा है, प्लेग है, रेबीज है। तो आपकी जो डिप्थीरिया जो होती है बच्चों ये आपकी रेस्पिरेटरी डिजीज में आ जाएगी। ओके तो आपकी ट्यूबरकुलोसिस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया, वूपिंग कफ, ये सारी मेरी क्या है रेस्पिरेटरी डिजीज है। तो बच्चों द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस, डीएनए वायरस, तो ये भी बहुत बार बनता है भाई। हेपेटाइटिस का कौन सा वायरस, देखो हेपेटाइटिस आपके अलग अलग पढ़ते हो, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी है। तो इसमें से जो बी वाला होता है बच्चों वही डीएनए वायरस है, बाकी सारे आरएनए वायरस होते हैं। तो इसीलिए बी वाला एग्जाम में क्वेश्चन बनता है क्योंकि सिर्फ ये ही डीएनए वायरस होता है ना। और हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हो, क्या कहते हो, सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हो, हेपेटाइटिस बी को याद रखना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्जॉर्बल सूचर मटेरियल अमंग द फॉलोइंग। तो देखो सूचर्स में कौन सा एब्जॉर्बेबल होता है, कौन सा नॉन एब्जॉर्बेबल होता है ना। तो नायलॉन दिया है, सिल्क दिया है, पॉली प्रोपेमाइड है, कैटगट। तो कैटगट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है किसमें कि एब्जॉर्बल सूचर्स में। देखो कैटगट को बच्चों वॉलिन गट भी कहते हो, क्या बोलते हो, वॉलिन गट भी बोलते हो। ये इंटेस्टाइन और शीप से ऑब्टेन होता है, किसकी, शीप की इंटेस्टाइन से ऑब्टेन होता है। तो ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। तो ये एब्जॉर्बेबल में सूचर में आएगा आपका कैटगट है ना। तो एब्जॉर्बेबल सूचर्स कह रहे वो स्टिचेस होते हैं दैट डिजोल्व ओवर टाइम, एब्जॉर्ब होते हैं। देखो आपने देखा होंगे स्टिचेस होते हैं, कुछ स्टिचेस आपको रिमूव करा के आने पड़ते हैं, कुछ होते हैं कि बॉडी में डिजोल्व हो जाते हैं, उनको रिमूव नहीं कराना होता, वो ही एब्जॉर्बेबल होते हैं जो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ओके दे आर यूज टू क्लोज वुंड्स को, सर्जिकल साइट्स को डू नॉट नीड टू बी रिमूव बाय डॉक्टर है ना। तो नॉन एब्जॉर्बेबल जो होते हैं ना वो उनको रिमूव कराना पड़ता है। कह रहे ये होल्ड करेंगे टिश्यूज को टुगेदर आफ्टर इंसिजन एंड नीड टू बी रिमूव आफ्टर हीलिंग के बाद में। तो इनके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है एब्जॉर्बेबल में कैटगट जो बहुत बार आया है, ब्रोकाफिल, कंगारू टेंडन्स, और नॉन एब्जॉर्बेबल में आपका सिल्क मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। बाकी नायलॉन, पॉलीप्रोपाइलिन, स्टेनलेस स्टील, लिनेन हो गया, कॉटन हो गया, सिंथेटिक थ्रेड, हॉर्स एयर, ये सब आते हैं। विच द फॉलोइंग इज एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में कौन सी ड्रग आती है बच्चों हमारे एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव है। एक तो आप एनसेड्स में मिफेनामिक एसिड पढ़ते हो, एनसेड्स में आपने मिफेनामिक एसिड पढ़ा, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है। यहाँ पर आपको जो है लूप जो आपके डायरेटिक्स दे रखे हैं, तो आपका जो हाँ सच्ची में लूप डायरेटिक की तीनों ड्रग दे रखी है ना में। तो आपका यहाँ पर लूप डायरेटिक में कौन सा है, हमारा फ्यूरोसिमाइड जो होता है बच्चों, ये एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन जो है फ्यूरोसिमाइड, ऑप्शन 1 करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके हाई सीलिंग डायरेटिक या हाई एफिकेसी डायरेटिक भी इन्हें बोल सकते हो। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे काम करते हैं है ना हमारे जो लूप डायरेटिक्स होते हैं। विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट द बैलेंस बिटवीन द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस पक्का पढ़ लेना बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार बना है हमारे एग्जाम में। तो देखो अभी आपसे क्या बना है, पिट्यूटरी दे रखा है, पिट्यूटरी तो ग्लैंड इसका आपने पढ़ाई है, एंटीरियर लोब, मिडल लोब और पोस्टीरियर लोब के फंक्शन पढ़ लेते हो इसके। मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है आपकी पिट्यूटरी है ना। फिर आपका हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, सैरिबेलम। सैरिबेलम तो बच्चों पोस्चर एंड बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर हमारा हाइपोथैलेमस जो होता है बच्चों ये बैलेंस बना के रखेगा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में। हाइपोथैलेमस एक्ट्स एज सेंट्रल कंट्रोल सेंटर फॉर द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है ना। मेंटेनिंग बॉडीली हीमोस्टेसिस बाय बैलेंसिंग, उनकी एक्टिविटी को बैलेंस करके रखता है ये। फॉलोइंग प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व इन हैमर मिल। तो मिल के प्रिंसिपल भी कितने इंपॉर्टेंट है। तो हैमर मिल का प्रिंसिपल आप लोगों से पूछा है। तो हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है बच्चों, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है, और रोलर मिल में कंप्रेशन होता है। बॉल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल जो होते हैं उसमें इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। कटर मिल में कटिंग होता है। एज रनर मिल में क्रशिंग एंड शेयरिंग होता है, एंड रनर मिल में भी क्रशिंग एंड शेयरिंग होता है। सारे मैंने आपको प्रिंसिपल बता दिए। ड्रग इंक्वायरी कमेटी वॉज एस्टेब्लिश अंडर चेयरमैनशिप ऑफ, ड्रग इंक्वायरी कमेटी जिसे चोपड़ा कमेटी भी कहा गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, लेट एल.टी. कोल आर एन चोपड़ा इन 1931 है ना। फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट अकेशिया। अकेशिया जो होता है बच्चों इंडियन गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका लेगुमिनोसी फैमिली पढ़ते हो इसकी है ना अकेशिया की है ना। तो ये क्या है हमारा इंडियन गम होता है। तो इसमें कौन सा एंजाइम होता है, तो बच्चों एक तो आपने ऑक्सीडेज पढ़ा, एक परऑक्सीडेज, दोनों ही प्रेजेंट है बच्चों इसमें ना। एक एग्जाम में बना था कि भाई ऑक्सीडेज किस में प्रेजेंट है, अभी पूछा परऑक्सीडेज वाला, ठीक है। तो आपका दोनों ही प्रेजेंट है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज एस्टेब्लिश्ड है। तो ये
ये जो आपकी लेबोरेटरीज है भाई, जैसे कि आपका सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कसौली में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है भाई, लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ पर है भाई, कोलकाता में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी बना है, तो ऑप्शन सी कैलकाटा हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। ओके, नॉनलिन इज अ प्रोग्राम विच प्रिडिक्ट, तो नॉनलिन वाला भी कई बार बन गया क्वेश्चन। तो ये नॉनलिन जो होता है ये एक प्रोग्राम होता है जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को प्रिडिक्ट करेगा बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वॉलंटरी मसल मूवमेंट्स एंड मेंटेनिंग बैलेंस एंड पोस्चर। अब देख लो, फिर से पूछ लिया बैलेंस एंड पोस्चर के लिए, और कोऑर्डिनेट करता है वॉलंटरी मसल मूवमेंट्स को। तो भाई हमारा ये वही है, कौन सा है, सेरिबेलम जो है पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करके रख रहा है, कौन सा, सेरिबेलम। और सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का जो हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए, सेंसरी परसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेडुला में सारे वाइटल सेंटर जैसे कार्डियोवास्कुलर सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, तो ब्रीदिंग को, हार्ट रेट को, इनको आपका मेडुला ने कंट्रोल करना है ना। आपके रिफ्लेक्स एक्शंस, कफिंग, स्नीजिंग, ये सब मेडुला से कंट्रोल होते हैं। हाइपोथैलेमस में जैसे कि अभी आपने देखा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा था आपका हाइपोथैलेमस है ना। बाकी आपका थर्स्ट सेंटर है ना, वो भी हाइपोथैलेमस में ही है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ जॉइंट अलो फॉर द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन। तो ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन जो है आपके कौन से जॉइंट में अलो होती है, तो आपका जो होता है इसमें जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है ना बच्चों, उसमें सबसे ज़्यादा मोशन अलाउ है। तो आप अपने हाथ को देखो ऐसे घुमा पा रहे हो बिल्कुल है ना, तो ये आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है जिसमें सबसे ज़्यादा मोशन, ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन अलाउ होती है। तो ऑप्शन 3 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो जाएगा। इसके एग्जांपल में बच्चों आपका कौन सा आता है, एक तो आपका हिप जॉइंट आता है ना, और एक आपका कौन सा, शोल्डर जॉइंट आता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के जो एग्जांपल्स होते हैं। ओके, सैडल जॉइंट आपको पता ही है, थंब जो आपका जो थंब है उसमें आपका सैडल जॉइंट है। पिवोट जैसे कि आप अपने नेक को जो है घुमा पाते हो है ना, एटलस और एक्सिस के बीच में आपका ये पिवोट जॉइंट होता है। हिंज जॉइंट दे रखा था जैसे आपका एल्बो के बीच में है ना, जैसे कि दरवाजा होता है आपका ना, जैसे खुलता और बंद होता है, इस टाइप से हिंज जॉइंट आपका एल्बो में, नी में पढ़ते हो आप लोग। विच प्रोटीन इन स्केलेटल मसल्स बाइंड, कैल्शियम आयन से बाइंड होता है, इनिशिएट करेगा मसल की कॉन्ट्रैक्शन को है ना। ये भी बच्चा भी कई बार बना है एग्जाम में क्वेश्चन। तो ये हमारा कौन सा प्रोटीन है, तो कह रहे वो कौन सा प्रोटीन स्केलेटल मसल्स में बाइंड करेगा कैल्शियम आयन को, मसल की कॉन्ट्रैक्शन को बच्चों शुरू करता है, इनिशिएट करता है। ये ट्रोपोनिन होता है जो बाइंड करेगा, उससे मसल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है बच्चों। खैर कैल्शियम आयन रिलीज होता है ना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, बाइंड टू ट्रोपोनिन से कैल्शियम बाइंड होगा, जिससे क्या होगा, कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, जिससे क्या होगा, दैट अलो मायोसिन टू इंटरेक्ट विद एक्टिन, और मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। वट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऐसे नोड इन द हार्ट। ऐसे नोड का प्राइमरी फंक्शन बच्चों, ऐसे नोड होता है साइनोएट्रियल नोड है ना। तो ये क्या करता है बच्चों, इसका मेन फंक्शन इंपल्स जनरेट करना होता है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट आप इसे कहते हो। तो क्या करता है बच्चों, जनरेट करता है, किसको जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को करता है जनरेट। इसे पेस मेकर कहते हैं हार्ट का। पेस मेकर फंक्शन होता है, ये पेस मेकर क्यों होता है, क्योंकि स्पॉन्टेनियसली जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स एट अ रेगुलर रेट। कहाँ पर प्रेजेंट है भाई, हमारा ऐसे नोड प्रेजेंट होता है अपर राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। जो हार्ट है हमारा, इसमें राइट एट्रियम के अपर साइड में प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कह रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेटेड बाय ऐसे नोड वो ट्रैवल करते हैं थ्रू हार्ट कंडक्शन सिस्टम कोजिंग द एट्रिया, फिर वेंट्रिकल, पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे फिर वेंट्रिकल। जैसे विच एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इज क्लासिफाइड एज SSRI, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिअप्टेक इनिबिटर में बच्चों मैंने आपको फ्लोक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, पेरोक्सिटिन बताया। तो आपको यहाँ पर कौन सा दे रखा है, SSRI में सर्ट्रालिन दे रखा है ना, SSRIs में आता है। सिंपल एंटी डिप्रेसेंट की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है बच्चों, क्लासिफिकेशन सारा का सारा एक ही वीडियो में कंबाइन करके आपको दे रखा है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा क्लासिफिकेशन। ओके, तो वो ज़रूर पढ़ना हमने। बाकी इमीप्रामिन जो है हमारे जो TCAs ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स पढ़ते हो, उसमें एक तो NAN5-HT रीअपटेक इनिबिटर होते हैं, एक प्रिडोमिनेंटली NA रीअपटेक इनिबिटर होते हैं। तो NAN5-HT रीअपटेक इनिबिटर में आपका इमीप्रामिन आता है, इमीप्रामिन, ट्रिमीप्रामिन, क्लोमीप्रामिन है ना, ये सब आते हैं। फिनाल्जिन आपका ये माओ इनिबिटर में चला जाएगा। बसपिरोन, जीपिरोन, स्पापिरोन ये आपके अजास्पाइरोडिकेन डाइओन डेरिवेटिव्स में आते हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग में ही पढ़ते हो इनको। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल G ड्रग। जी में मैंने आपको बताया मेडिकल सुपरविजनल ड्रग्स के लिए शेड्यूल G आता है, तो आपका मेटफॉर्मिन जो है बच्चों शेड्यूल G में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग इज इंट्रोड्यूस इन द बोन मैरो, दिस रूट इज कोल्ड। कह रहा है जब बोन मैरो में ड्रग को इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना, तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता है। तो ये इंटरा मेडुलरी होता है, जब बोन मैरो में इंट्रोड्यूस करोगे क्या होगा, इंटरा
मेडुलरी इसको आप कहेंगे। ओके, विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज करेक्टराइज्ड बाय हैविंग नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनर एंड द बिजनेस एंटिटी, है ना। तो ये भी आपका जो है सोल प्रोप्राइटरशिप जो है, वन मैन बिजनेस जो होता है, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन बना है बच्चों। ऑप्शन 3 हो जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये एक फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां पर नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनर एंड द बिजनेस एंटिटी, ओनर इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल बिजनेस डेट एंड ऑब्लिगेशंस, है ना, वन मैन बिजनेस होता है। फॉलोइंग कह रहे हैं इज आप प्रोटोन पंप इनहिबिटर यूज टू रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। तो पीपीआई में आपको पता है बच्चों प्राजोल वाली ड्रग आती है, तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर की बात हो रही है तो आपका ओमिप्राजोल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राजोल वाले पीपीआई प्रोटोन पंप इनहिबिटर होते हैं, बाकी टिडीन वाले आपके H2 ब्लॉकर दे रखे हैं। ओके, विच एंटासिड इज नॉन टू कोज कॉन्स्टिपेशन। देखो आपके जो एंटासिड्स होते हैं एल्यूमिनियम सोल्ट्स वाले होते हैं बच्चों, वो तो कॉन्स्टिपेशन कराते हैं, और मैग्नीशियम सोल्ट्स वाले डायरिया कराते हैं, याद रखना। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका कॉन्स्टिपेशन करा देगा। ओके, वो फॉलोइंग H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट इज मोस्ट लाइकली टू कोज ड्रग इंटरेक्शन ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ साइटोक्रोम P450। तो एंजाइम इनहिबिटर की बात हो रही है, वो भी आपका H2 ब्लॉकर होगा। तो आपने पढ़ा सिमेट्रिडीन जो होती है बच्चों हमारे H2 ब्लॉकर होती है, और ये एंजाइम इनहिबिटर होती है, जाइनेकोमास्टिया भी कोज करा देती है, इसमें इमिडाजोल रिंग भी होती है। सारी बातें याद करनी है आपने। ओके, बाकी रेंटेडिन, फैमोटिडिन, निजाटिडिन सारे ही आपके H2 ब्लॉकर, लेकिन एंजाइम इनहिबिटर की बात करोगे तो सिमेट्रिडीन करेक्ट होगा। Following agent is used to decrease the chance of having stomach ulcer in patients taking non-steroidal anti-inflammatory drug including aspirin, है ना। तो ये जो एंसिड्स इंड्यूस्ड पैप्टिक अल्सर की बात हो रही है बच्चों, दिस मेडिकेशन वर्क बाय हेल्पिंग द स्टमक प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट एसिड डैमेज एंड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस बाय द स्टमक, है ना। तो सिंपल पूछा, जो एंसिड्स इंड्यूस्ड पैप्टिक अल्सर है उसमें कौन सी ड्रग दोगे, सुक्रालफेट, मिसोप्रोस्टोल, मिटोक्लोप्रोमाइड या बिस्मथ सबसैलिसिलेट। तो मिसोप्रोस्टोल जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है ये देंगे आप एंसिड्स इंड्यूस्ड पैप्टिक अल्सर के लिए। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, है ना। तो हमारे एंसिड्स जो है ये गैस्ट्रिक अल्सरेशन कोज करा देता है, आपने इसका साइड इफेक्ट पढ़ते भी हो। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हमारे एंसिड्स का क्या है, ये अल्सर कोज करा देते हैं। ओके, तो मिसोप्रोस्टोल प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है, हेल्प टू प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग बाय इंक्रीज कराएगा म्यूकस का प्रोडक्शन एंड रिड्यूस कराएगा स्टमक एसिड का सिक्रेशन, इफेक्टिवली काउंटरैक्ट करेगा डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एंसिड्स ऑन द स्टमक। फॉलोइंग लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मॉइस्चर स्टरलाइजेशन। देखो ये इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्वेश्चन बनता है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो होता है बच्चों आपका, उसमें हॉट एयर ओवन होता है, मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन में हमारे ऑटोक्लेव होते हैं। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हॉट एयर ओवन होता है, मोस्ट हीट में आपके ऑटोक्लेव होते हैं। तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स को स्टरलाइज करने के लिए ऑटोक्लेव यूज करोगे, याद रखना। पाउडर्स के ऑयल्स के लिए ड्राई हीट यूज करोगे। ओके, तो विच टेस्ट शुड बी कंडक्टेड ऑन ऑल एक्वस पेरेंटल प्रोडक्ट टू चेक फॉर फीवर इंड्यूसिंग सब्सटेंस। बच्चों पारोजेंस की बात हो रही है ना, तो इसके लिए पारोजन टेस्ट है, और इसके लिए कौन सा एनिमल यूज करते हैं बच्चों, बहुत बार आ गया पारोजन टेस्ट में हमारा रैबिट यूज होता है। कौन सा होता है, रैबिट यूज होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार बना है। पारोजन टेस्ट में रैबिट यूज होगा। ड्राई कफ इज कॉमन साइड इफेक्ट किसका है बच्चों, हमारे जो एस इनहिबिटर्स होते हैं ना, तो यहाँ पर इनालाप्रिल दे रखा है, तो इनका मोस्ट कॉमन जो आपको साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है कि ड्राई कफ कोज करा देते हैं हमारे एस इनहिबिटर जो होते हैं। क्यों कराते हैं बच्चों, क्योंकि इन्होंने क्या करा, एस एंजाइम को इनहिबिट करा दिया। अब ये एंजाइम एक तो क्या कर रहा था, एक काम तो ये करता है एंजियोटेंसिन 1 से 2 बना रहा था, है ना। तो आपका जो 2 तो बना नहीं, मतलब कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन तो हुआ नहीं, इन्होंने एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन दिखा दिया अपना, है ना। बाकी एक काम और कर रहा था ये एंजाइम, ये ब्रैडिकाइनिन को इनएक्टिव प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा रहा था। अब ये कन्वर्जन भी नहीं होगा, ब्रैडिकाइनिन की वजह से ये ड्राई कफ होता है बच्चों। ठीक है, तो आपका जो है इनालाप्रिल बिल्कुल करेक्ट हो गया है। Next, initial dose of drug through IV bolus to achieve desirable plasma concentration at once is known as, ठीक है। तो इनिशियल डोज जो दी जाती है ना, स्टार्टिंग में जो डोज दी जाती है थ्रू IV बोलस टू अचीव डिजायरेबल प्लाज्मा कंसंट्रेशन, जिसे इसे बच्चों आप लोडिंग डोज कहते हो। बाद में उस जो कंसंट्रेशन आपने अचीव कर लेना, अब उसको मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस डोज देंगे, है ना। स्टार्टिंग में जो देते हैं इनिशियल डोज देते हैं ड्रग की IV बोलस के थ्रू, है ना, टू अचीव डिजायर प्लाज्मा कंसंट्रेशन, तो ये आपका लोडिंग डोज होता है, ध्यान रखना है। फॉलोइंग स्टरलाइजिंग मेथड इज यूज टू स्टरलाइज लिक्विड्स, जैसे कि आपके ये लिक्विड प्रेपरेशंस की बात हो रही है, जो एंजाइम्स और वैक्सीन्स होते हैं ना, वो वाले लिक्विड्स की बात हो रही है, उनको स्टरलाइज करने के लिए क्या, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं आएगा, लाइफलाइजेशन, रेफ्रिजरेशन या फिल्ट्रेशन, तो लिक्विड्स की बात हो रही है बच्चों यहाँ पर। और ये आपके एंजाइम्स वैक्सीन्स जो लिक्विड प्रेपरेशंस है, यहाँ पर आपका फिल्टरेशन आप यूज़ करोगे। ओके, मतलब विच चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। देखो हार्ट के जो चैम्बर होते हैं बच्चों, हमारा जो हार्ट है ना, तो
जो हमारा हार्ट है देखो, ठीक है। तो इसमें आप पढ़ते हो है ना, ये आपकी राइट साइड होती है, लेफ्ट साइड होती है। तो यहाँ पर राइट जो ओरिकल है, राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो आपका इम्प्योर ब्लड सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से राइट ओरिकल में आता है, यहाँ से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से ज़्यादा लंग्स के पास प्योरीफाई होने के लिए, है ना, पल्मनरी आर्टरी लेके जाएगी। फिर पल्मनरी वेन जो है प्योर ब्लड को लेके आएगी, आपका लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड आएगा, आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। यहाँ से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर ओटा के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी में हमारा ब्लड जाता है। इसलिए पढ़ते हो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल सबसे थिक वॉल होती है, क्योंकि इसको पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करनी है बच्चों। तो कौन सा किसने रिसीव करा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो हमारा ये लेफ्ट ओरिकल ने करा ना। तो यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम बोल दो, ओरिकल बोल दो, एक ही बात है। ऑप्शन 2 में आपको दिया है। नहीं तो विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए ना, हमारा मेनली जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करेगा, प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज। देखो टेस्टोस्टेरोन जो होता है बच्चों आपका, ये ओवरी से प्रोड्यूस नहीं होता। बाकी लाइडिक सेल्स जो होती है ना, लाइडिक सेल्स जो होती है, लाइडिक सेल्स जो होती है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कराती है। प्रोजेस्टेरोन है, इंसुलिन आपका पेनक्रियास का हार्मोन है, थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड का है। तो आंसर तो ऑप्शन आपका 2 निकल गया। प्रोजेस्टेरोन जो है बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करेगा और प्रोड्यूस होगा ओवरी से। इन कॉम्प्लेक्स ऑफ मीट्रिक टाइट्रेशन विच इंडिकेटर इज कॉमनली यूज टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट एज विद ईडीटी एज द टाइट्रेंट। तो कॉम्प्लेक्स ऑफ मीट्रिक टाइट्रेशन के इंडिकेटर पढ़ लेना बच्चों, कौन कौन को यूज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें से फिनोल्फथ्रीन नहीं होता, इरियोक्रोम ब्लैक टी हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज थाइमोल ब्लू भी कॉम्प्लेक्सोमेट्री में यूज नहीं होते। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है कॉम्प्लेक्सोमेट्री का इंडिकेटर इरियोक्रोम ब्लैक टी है। विच सीएनएस ड्रग इज कॉमनली प्रिस्क्राइब फॉर इट्स एंजियोलिटिक इफेक्ट। तो एंजियोलिटिक इफेक्ट है इस ड्रग का विदाउट रिस्क ऑफ सेडेशन एंड एडिक्शन, कॉमनली एसोसिएटेड विद बेंजोडाइजेपिन। कह रहे बेंजोडाइजेपिन जो होते हैं उनके साथ में क्या प्रॉब्लम है कि भाई सेडेशन और एडिक्शन कोज करा देते हैं। तो वो वाली प्रॉब्लम इस जो ये वाली ड्रग है उसके साथ में नहीं है। तो डायजेपाम तो होगा नहीं, क्योंकि तो बेंजोडाइजेपिन या बसपीरोन दे रखा है, हेलोपेरिडोल तो आपका बिटारोफिनोन डेरिवेटिव में वहाँ पर पढ़ते हो एंटी साइकोटिक में आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। एमिट्रिप्टाइलिन आपका जो है टीसीएस में आ जाएगा। तो आपका बसपीरोन आएगा, बसपीरोन, जिपीरोन, स्पाबिरोन, एजास्पायरोडिकेन डायोन डेरिवेटिव्स एंटी एंजाइटी में हम पढ़ते हैं। ऑप्शन 2 करेक्ट है ना। तो बसपीरोन एंजाइलेटिक ड्रग डज नॉट कोज सेडेशन, कोज नहीं करती। इट इज यूज टू ट्रीट एंजाइटी एंड प्रमोट अ सेंस ऑफ काम। ओके, इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेलाइजेशन द टर्म डी वैल्यू रेफर्स टू। तो बच्चों डी वैल्यू क्या होता है बताना है। डेंसिटी नहीं होता बच्चों, डेंसिटी कुछ नहीं है ये। टाइम होता है, डायमीटर या डिग्री भी नहीं होता। क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू किल 90% ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कितना टाइम लगा, दिस इज नोन एज डी वैल्यू। ओके, ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो डेसिमल रिडक्शन टाइम बोलते हैं इसको, डी वैल्यू को ही। ये टाइम होता है इन मिनट्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय 90%, है ना। इट इंडिकेट द एफिशिएंसी ऑफ स्टेलाइजेशन प्रोसेस की एफिशिएंसी को बताएगा। विच हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट वर्क बाय मिमिकिंग द इफेक्ट ऑफ GLP-1, अ हार्मोन दैट इंक्रीज करता है इंसुलिन का सिक्रेशन, है ना। कौन सा हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट वर्क करेगी, बाय मिमिक कराएगी इसको, GLP-1 का मिमिक, उसको मिमिक कराती है। एक्जिनाटाइड दिया, एक कार्बोज, ग्लिमेपिराइड या पायोग्लिटाजोन। यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा। बाकी एक कार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लीबायोज तो अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर होते हैं। ग्लिमेपिराइड आपका ये जो है सल्फोनाइल यूरियाज में आ गया। पायोग्लिटाजिन और ओसिग्लिटाजिन आपके थायाजोलिडिन डायोन्स में आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा GLP-1 जो होता है ये आपका ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड होता है। एक क्या होता है, इंक्रेटिन हार्मोन होता है दैट हेल्प करता है रेगुलेट ब्लड शुगर, एपेटाइट एंड मेटाबॉलिज्म। ओके, ये रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद में। GLP-1 क्या करता है, स्टिमुलेट करता है इंसुलिन सिक्रेशन, पैंक्रियास से इंसुलिन का सिक्रेशन स्टिमुलेट करेगा। और क्या करता है, ग्लूकागोन सिक्रेशन पैंक्रियास से इनहिबिट कराता है, इसको रिड्यूस कराता है एपेटाइट आफ्टर ईटिंग, स्लो करेगा गैस्ट्रिक एम्पटिंग विच इंक्रीज फीलिंग ऑफ फुलनेस। ओके, और GLP-1 जो होता है आपका इंपॉर्टेंट इंक्रेटिन एक्जिनाटाइड जो है इसका एनालॉग होता है GLP-1 का, है ना। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंट होता है DPP-4, डाईपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 जो होता है इससे रेजिस्टेंट है आपका एक्जिनाटाइड जो होता है। एक्जिनाटाइड को इंजेक्ट करते हो सबक्यूटेनियस तरीके से, सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट करेंगे ट्वाइस डेली 1 आवर बिफोर मील। ओके,
विच सब्सटेंस इज प्राइमरली यूज एज एन एमिटिक इन केस ऑफ पॉइजनिंग। एमिटिक कौन सा है इसमें से, देखो आपको एपोमोर्फिन दे रखा है बच्चों, जो आपका एमिटिक होता है। बाकी आपका आइपिकेक जो होता है बच्चों, वो भी आपने एज एमिटिक पढ़ा है, क्वेश्चन पूछा होता है आइपिकेक सिरप क्या है बच्चों, एमिटिक होता है, एमिसिस कराने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन व्हाट हैपन टू डायफ्राम, जब इनहेल करोगे ना, एयर को अंदर लेके जाओगे तो क्या होगा, डायफ्राम, देखो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स आपके रेस्पिरेशंस में हेल्प करती है। तो डायफ्राम क्या होगा बच्चों, जब इनहेल करोगे ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे की तरफ चला जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और मूव डाउनवर्ड, जिससे क्या होगा आपका थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, लंग्स एक्सपैंड कर पाएंगे, है ना। तो इनहेल के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे हमारा डायफ्राम और मूव करेगा डाउनवर्ड, नीचे की तरफ मूव करके फ्लैट शेप का हो जाएगा। ओके, डायफ्राम मसल्स एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट व्हेन यू ब्रीद इन, कॉन्ट्रैक्ट करके डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा टुवर्ड द एब्डोमेन, डाउनवर्ड मूवमेंट डिक्रीज करेगी, स्पेस इन द चेस्ट कैविटी अलो द लंग, हाँ तो इसमें लंग्स क्या एक्सपैंड हो जाएंगे और फिल विद द एयर से फिल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है ट्राइकस्पिड वोल्व रेगुलेट ब्लड फ्लो बिटवीन टू चैम्बर ऑफ द हार्ट। तो हार्ट के जो वोल्व है बच्चों, ट्राइकस्पिड वोल्व किधर प्रेजेंट है ना, तो ये बताना है कि लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है। देखो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। तो ये देखो लेफ्ट वेंट्रिकल या ओटा है या फिर राइट और वेंट्रिकल या पल्मनरी आर्टरी। तो ये जो ट्राइकस्पिड वोल्व है बच्चों हमारा राइट साइड में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में हमारा ट्राइकस्पिड वोल्व होता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हार्ट के 4 वोल्व याद रखना बच्चों। ये ट्राइकस्पिड वोल्व जो होता है ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है हमारा ट्राइकस्पिड वोल्व। पल्मनरी वोल्व होता है राइट वेंट्रिकल और पल्मनरी आर्टरी के बीच में होता है हमारा पल्मनरी वोल्व। मिट्रल वोल्व जो एमएल से मैंने बताया था, एमएल से याद रखना, ये लेफ्ट साइड में है मिट्रल वोल्व। ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल वोल्व है। ओर्टिक वोल्व लेफ्ट वेंट्रिकल और ओर्टा के बीच में ओर्टिक वोल्व याद रखना। ओके, फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज नोन टू इनिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू 30 राइबोसोमल सब यूनिट ना। तो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराएगी। देखो सिप्रोफ्लोक्सासिन बच्चों हमारा डीएनए गायरेज इनिबिटर होता है, डीएनए गायरेज इनिबिटर है, फ्लोरोक्विनोलोन्स में हमारा आता है। टेट्रासाइक्लिन प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराएगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आता है, 30 राइबोसोम से बाइंड होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। ओके, बाकी ये फ्लोरोक्विनोलोन्स तो बैक्टीरिसाइडल होते हैं। वैनकोमाइसिन सेल वॉल पे एक्ट करने वाली ड्रग होती है बच्चों। पेनिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है, ये भी सेल वॉल पे एक्ट करती है। तो आपसे प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया, है ना। गजेट एपरेटस इज यूज फॉर, तो आपने पढ़ा बच्चों लिमिट टेस्ट, हमारा आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट जो होता है उसमें हम गजेट एपरेटस यूज करते हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। व्हेन वाज द इंडियन फार्माकोपिया कमेटी कॉन्स्टिट्यूट बाय इंडियन गवर्नमेंट, तो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1948 में, 1948 में। कह रहे इंडियन फार्माकोपिया कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1948 टू पब्लिश द आईपी विद द फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया गया 1955 में। ओके, विटामिन सी सबसे मेन, विटामिन का सबसे पहले तो यही पढ़ते हो कौन सा वाटर सोल्यूबल कौन सा फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में आपने अडैक याद करा हुआ है ना। तो आपके विटामिन सी और बी क्या होते हैं, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल दे रखा है आपको ऑप्शन सी में। ओके, वाटर सोल्यूबल हो गया। ओके बच्चों, तो इतने क्वेश्चन थे अभी इसकी वीडियो में। अब इसका एक पार्ट हो रहा है, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने वाले हो, बायो अवेलेबिलिटी इज मैक्सिमम इन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इंट्राडर्मल, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना बच्चों। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।